हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे 5 बहुत सिंपल स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें करने वाला हूं, जिसमें मैं ये भी रिवील करूंगा कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, आपको पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट थोड़े बहुत रिकवर होने शुरू हो गए हैं और अगर आप नए निवेशक हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे स्टॉक्स खरीदते टाइम क्या डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं तो उससे मुझे अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। तो सिंपल 5 पॉइंट समझते हैं और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के निवेशक हो। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देके ये बात समझाता हूं। तो पहला एग्जांपल है विजय केडिया जी का, जो इंडिया के एक बहुत बड़े निवेशक हैं और वो बहुत ही डेंजरस टाइप के स्टॉक्स खरीदते हैं। उनका मानना ये है कि आपको स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज खरीदनी चाहिए क्योंकि वो कंपनीज छोटी होती हैं और आगे चल के बहुत बड़ी बन सकती हैं। विज़ अगर आप एक बड़ी कंपनी खरीद लो जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या HDFC बैंक, तो ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं, तो आगे चल के कितनी बड़ी हो पाएंगी। तो उनका मानना अपने नजरिए से बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ी हाई रिस्क इन्वेस्टिंग करते हैं क्योंकि वो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो निवेशक खुद किस तरीके का निवेशक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये आता है दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट का। तो मिस्टर बफेट जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो यूजुअली ये देखते हैं कि उसमें कैश फ्लो प्रॉस्पेक्ट्स है कि नहीं। कैश फ्लो का मतलब कि कंपनी जो पैसा कमा रही है वो कंपनी के खाते में आता है कि नहीं, और वो उसको अच्छे से री इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाती है कि नहीं। वो उनका एक प्राइमरी मोटिव होता है। वो टिपिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब कि वो ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो अपनी प्राइस से थोड़ा नीचे चल रहे होते हैं और जिनमें ग्रोथ क्षमता काफी ज्यादा होती है। तो वॉरेन बफेट जी ने कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीदे, फॉर एग्जांपल कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो उनके पोर्टफोलियो का बहुत मेजर पार्ट रहे हैं और उन स्टॉक्स ने वॉरेन बफेट जी को बहुत सारे पैसे कमा के दिए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी इन्वेस्टर अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन आपकी समझने वाली बात यह है कि आप किसी भी निवेशक को ब्लाइंडली कॉपी ना करें क्योंकि हर एक की अपनी खुद की रिस्क एपेटाइट होती है, अपना खुद का तरीका होता है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। एक रिलेटेड बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी निवेशक गलत हो सकता है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी 50% ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट जी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि उन्होंने एप्पल का स्टॉक बहुत सालों तक नहीं खरीदा। इनफैक्ट जब एप्पल का स्टॉक बढ़ रहा था उनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, मैं नहीं खरीदने वाला एप्पल का स्टॉक। उन्होंने नहीं खरीदा, काफी टाइम तक वो ऑब्जर्व करते रहे, एप्पल का स्टॉक बढ़ता चला गया एंड फाइनली उन्होंने एप्पल का स्टॉक जाके खरीदा और इतना ज्यादा खरीद लिया कि अभी जो 40% उनका पोर्टफोलियो है वो एप्पल के स्टॉक से बना हुआ है। तो कहने वाली बात यह है कि एक समय पर वॉरेन बफेट जी एप्पल के स्टॉक को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें एप्पल स्टॉक से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने अपनी समझ को रिफाइन करा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एप्पल स्टॉक में निवेश करेंगे। सिमिलरली अभी जब 2020 का क्रैश हुआ था उसके बाद जब मार्केट बढ़ने लग गया, करीब 7,500 निफ्टी से करीब 12-13 हजार तक निफ्टी ने दौड़ लगाई, तो उस समय वॉरेन बफेट जी का मानना था कि मैं तो कैश पे बैठूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला। तो उन्होंने इस फॉल के दौरान बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करा और एज ए रिजल्ट बाकी सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और वॉरेन बफेट जी जो थे वो कैश में अपना पैसा प्रिजर्व कर रहे थे। अब उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा डिप्लॉय कर दिया है और इस मार्केट फॉल की अपॉर्चुनिटी वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि कोई भी इन्वेस्टिंग स्टाइल प्योर नहीं होता, कोई भी इन्वेस्टिंग स्टाइल गारंटीड नहीं होता कि वो रिजल्ट जनरेट करेगा। आपको समझना ये है कि आपकी रिस्क टेकिंग क्षमता के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते रहें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि यार अब मैं फॉलो करूं तो करूं किसको। आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे चीजें सीखें और अपना स्टाइल रिफाइन करें। मेरे हिसाब से आपको 5 या 6 मुख्य बातें और कुछ लॉजिक को फॉलो करना चाहिए और ये जो 5-6 बातें हैं ये आप अपनी समझ के हिसाब से फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, स्पेशली जब आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हों। तो पहली चीज तो ये कि आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें जिसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं। आप सिंपली जाएं किसी भी स्टॉक इन्वेस्टिंग वेबसाइट पे और वहां जाके कंपनी से रिलेटेड रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ग्रोथ देखें। जैसे फॉर एग्जांपल हम HDFC बैंक की स्टोरी समझते हैं। तो HDFC बैंक करीब 2011 में 20,000 करोड़ का रेवेन्यूज कमाता था। वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अभी हाल फिलहाल HDFC बैंक ने लास्ट 12 महीने में करीब 140,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। सिमिलरली आप अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2011 में करीब 4,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था HDFC बैंक का, जो बढ़ते अभी तकरीबन 40,000 करोड़ का हो चुका है। तो इसमें रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं, हाँ। इसमें प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, बिल्कुल। तो क्या ये अच्छा स्टॉक है? हाँ, मोटा मोटा ये अच्छा स्टॉक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना घर बार बेच के सारा पैसा HDFC बैंक में डाल दो। आपको ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी चीज ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस पे ना खरीदो।
अब प्राइस पता करना कि वो ओवर इन्फ्लेटेड है, अंडर इन्फ्लेटेड है, ये पता करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि किसी स्टॉक की प्राइस अपनी मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है कि आज वो हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं एक सिंपल सा रूल आपको ये बताऊंगा कि एक बार आप अच्छा स्टॉक पकड़ लें तो उसको एटलीस्ट 10-15% डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश करें अपने ऑल टाइम हाई से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HDFC बैंक का प्राइस चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि HDFC बैंक अपनी पीक पे करीब करीब 1700 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और ये था 14 अक्टूबर 2021 को। अभी HDFC बैंक की प्राइस कितनी चल रही है? अभी इसकी प्राइस चल रही है करीब करीब 1400 रुपए। क्या इसमें 10% का डिस्काउंट है? तो हाँ, बिल्कुल नेट 10% से ज़्यादा का ही डिस्काउंट है। तो क्या आप ये जाके खरीद सकते हो? मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आप मोटी मोटी गणित समझे। होता ही है कि कई बार लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो स्टॉक्स वो ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीदते हैं। ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस कि अपनी टॉप पे जाके हमने खरीद लिया, अब परेशान हो रहे हैं कि यार मैंने तो HDFC बैंक में 14 अक्टूबर को 10 लाख रुपए डाल दिए थे और अब मेरा स्टॉक प्राइस गिर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो HDFC बैंक टाइप के स्टॉक में नुकसान हो गया। अब हो इसलिए गया क्योंकि आपने एक अच्छा स्टॉक ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीदा था। तो आपको लेसन क्या मिलता है? आपको लेसन सिंपल सा ये मिलता है कि एटलीस्ट 10-12% का आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। अभी मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो 10-15% के डिस्काउंट पे बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए आपको अच्छा स्टॉक भी मिल जाता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि 10-15% का डिस्काउंट भी मिल गया, मजा आ गया। अब इसका मतलब ये है कि मैं फिर से अपना घर बार बेच के सारा पैसा आज ही इन्वेस्ट कर दूं? नहीं, कृपया करके वो बिल्कुल ना करें। अब आपको करना क्या है कि आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में अच्छे स्टॉक को खरीदते रहना है। अब मान लीजिए आपको 100 रुपए HDFC बैंक में डालने हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे पैसा इकट्ठा डाल दो HDFC बैंक में, आप उसको 4 टुकड़ों में बांट लो 25-25 रुपए के। अब आप पहला टुकड़ा या पहला ट्रांच HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर दो अगर वो आपको ठीक लग रहा है, फिर थोड़े दिन ऑब्जर्व करो, फिर डिसीजन लो सेकंड ट्रांच को इन्वेस्ट करने का, फिर थोड़े दिन वेट करो, फिर डिसीजन लो थर्ड ट्रांच को इन्वेस्ट करने का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इससे रिलेटेड मैं 2 फाइनल बातें आपके साथ और करता हूं। पहली चीज तो ये कि आपको 5% रूल इन्वेस्टमेंट में फॉलो करना चाहिए। 5% रूल का मतलब ये कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो साइज 1 लाख रुपए है तो आपको 5,000 रुपए से ज्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं डालने चाहिए। मिनिमम आपके पास कितने स्टॉक्स होने चाहिए? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 विच इज 20 स्टॉक्स। तो 1 लाख के पोर्टफोलियो पे आपके पास 20 स्टॉक्स होने चाहिए। अब कईयों का पर्सपेक्टिव ये होगा कि यार अक्षत हमें तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हम तो 1 या 2 स्टॉक्स खरीद लेंगे, सारा का सारा पैसा इन 2 स्टॉक्स में डिवाइड कर देंगे, 50-50 हज़ार, हमारा पोर्टफोलियो तैयार है। ये चीज़ गलत है, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। मेरी एडवाइस और मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आपको 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए एज अ रिटेल निवेशक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम ICICI बैंक के एग्जाम्पल से समझते हैं। 2014-15 के आसपास आपने ऑब्जर्व करा होगा कि ICICI बैंक एक अच्छा बैंक होता था, लेकिन उसमें भी घोटाले की खबर आने लग गई कि जो उसकी CEO थी चंदा कोचर जी, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को लोन दिलवा दिए। तो उससे हुआ क्या कि एक अच्छा स्टॉक ICICI बैंक जैसा प्रोमिनेंट स्टॉक उसकी भी पिटाई होनी शुरू हो गई। तो कहने का पॉइंट ये बनता है कि अगर आपने मान लीजिए 50% 60% अपना पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक में लगा दिया होता, वो स्टॉक अच्छा भी था, तो आपके पास ऐसी खबरें आती? शॉर्ट आंसर इज कि नहीं आती। फिर आपका नुकसान हो जाता, आप बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते, आपकी रिकवरी नहीं होती पैसे की अगले 3-4 सालों तक। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत डर लगता है। एज अ रिटेल निवेशक या छोटा निवेशक जो होता है, उसको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम तक इंपॉर्टेंट खबरें जो होती हैं वो एकदम लास्ट में मिलेंगी। तो इसलिए आप कृपया करके 5% रूल फॉलो करते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर बनने की सलाह दूंगा। अब फाइनल पॉइंट ये आता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो डिजाइन के बारे में थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। कई बार होता ही है कि लोग लहर में बह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की लहर चली कि यार 2020 आ गया है, कोविड हो गया है, सब घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर यूज़ करेंगे दिन भर, IT स्टॉक्स एकदम रॉकेट बन जाएंगे। तो लोगों ने जाके सारे के सारे पैसे अपने IT स्टॉक्स में लगा दिए। तो कृपया करके ऐसी गलतियां ना करें, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें। सारा का सारा पैसा IT स्टॉक में ना लगाएं, सारा का सारा पैसा केमिकल स्टॉक में ना लगाएं। तो ऐसी गलतियां ना करें, डाइवर्सिफाइड रखें। अब सवाल आता है कि हम पोर्टफोलियो बनाएं तो बनाएं कैसे हैं? एंड अक्षत, क्या आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हो? ओके, मैं अपना पोर्टफोलियो रफली आपके साथ शेयर कर देता हूं। परसेंटेज टर्म्स में बात करूंगा एंड उससे पहले मैं आपको 1-2 चीजें बता दूं अपने बारे में। एक तो मैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्की निवेशक हूं, दूसरी चीज ये कि मैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर हूं, और तीसरी चीज ये कि मैं एसेट क्लासेस के अराउंड भी डाइवर्सिफाई करता हूं। सो मेरा पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है। तो करीब करीब मैं 80% पैसा अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, 15% पैसा मैं अपना क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करता हूं और 5% मेरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है।
मेरा पोर्टफोलियो साइज बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर था, मैंने बहुत सारी कंपनीज बनाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नेट नेट मेरा पोर्टफोलियो ऐसा कुछ दिखता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी जाके क्रिप्टो में निवेश कर दो, आप अपना 80% पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, आप एफडीज में करो मत। मैं ऐसे आप कोई सलाह नहीं देना चाहता। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने एसेट क्लासेस पिक करें। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि मेरा पैसा कितना कहां पे लगा हुआ है। अब स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि आज का विषय स्टॉक्स रिलेटेड है। तो करीब करीब 80% मेरा पैसा इंडिया के स्टॉक्स में लगा हुआ है और 20% पैसा मेरा यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अब इंडिया के स्टॉक्स के बारे में, मैं टेक स्टॉक्स मोस्टली नहीं खरीदता। सिर्फ एक टीसीएस ऐसी कंपनी है जिसको मैंने रिसेंटली इंडिया में खरीदना शुरू करा है। तो टेक मेरा ऑलमोस्ट 0% पे रहता है इंडिया में। मेरा सारा का सारा टेक इन्वेस्टमेंट यूएस में रहता है। इंडिया में मैं मुख्यतः फाइनेंस और एफएमसीजी स्टॉक्स खरीदता हूँ। रफली मेरा फाइनेंस का पोर्टफोलियो 50% होगा। इसमें बैंक्स, एएमसी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी कंपनीज हैं। किस तरीके के बैंक्स मैं खरीदता हूँ? ब्लू चिप बैंक्स मेरे पास हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। कितने स्टॉक्स हैं मेरे पास ओवरऑल? तो मेरे पास इस समय करीब करीब 64 स्टॉक्स हैं, 64। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं आपके पास, आप इंडेक्स ही खरीद लेते। नहीं, मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हूं और ये 64 स्टॉक्स जो मेरे पास हैं करीब करीब, ये मैंने करीब करीब 7 सालों में एग्रीगेट करे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं थीम बेस्ड स्टॉक्स खरीदता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये मेरे लिए एक कैटेगरी के स्टॉक्स हो गए। मैं एक स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता, बिकॉज वही सेम फिलॉसफी आईसीआईसीआई बैंक की स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी कि मुझे नहीं पता कि आगे चल के क्या होने वाला, तो इसलिए मैं अपना पैसा डाइवर्सिफाइड रखता हूँ। अब मेरे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। मेरे को डाइवर्सिफाई रखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि मैं आराम से अपनी कैपिटल रोटेट कर सकूं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। दूसरा पॉइंट आता है कि मैं किस तरीके के एफएमसीजी स्टॉक्स खरीदता हूं। तो मेरा बहुत पैसा एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा हुआ है। मेरा वो वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। मेरे पास आईटीसी भी था, जो मैंने हाल फिलहाल जो रैली चली थी वो बेच दिया। इसके अलावा मेरे पास नेस्ले है, डाबर है, मेरिको है। इस तरीके की कंपनीज काफी है। फाइनली मेरे पास मिसलेनियस सेक्टर, मिसलेनियस कोई सेक्टर नहीं होता, इसमें मेरे पास स्पेशलिटी केमिकल्स के कुछ स्टॉक्स हैं और अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक्स है। तो अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब कि अगर मुझे कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको खरीद लिया, और ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक में बना रहूंगा, मैं इसको मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा। अगर आपको जानना है मैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे करता हूं, किन स्टॉक्स पे करता हूं, तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं यूएस स्टॉक्स की तरफ कि मैं यूएस में किस तरीके के स्टॉक्स खरीदता हूं। मैं प्योरली टेक स्टॉक्स खरीदता हूं यूएस में, और मैं उनको दो कैटेगरीज में बांटता हूं। सबसे पहले मैं बांटता हूं हाई रिस्क स्टॉक में। तो ये होती हैं स्लाइटली छोटी इनोवेटिव कंपनीज, फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी, फॉर एग्जांपल यूआईपाथ। ये सारी नई टेक्नोलॉजी या नए प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं और ये बिल्कुल के बिल्कुल डूब भी सकते हैं, राइट। तो ये मेरी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी हो गई। ऑन द फ्लिप साइड मेरे पास लो रिस्क स्ट्रैटेजी ये है कि मैंने बहुत सारा अमेजॉन अब एग्रीगेट कर लिया है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एग्रीगेट कर लिया है, मैंने गूगल, एप्पल एग्रीगेट कर लिया है और अच्छे प्राइजेस पे एग्रीगेट करा है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ जिस तरीके से मेरा यूएस पोर्टफोलियो बन गया है। अभी भी मैं बोलूँगा कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूएस स्टॉक्स को एग्रीगेट करने की, इन केस आप इंटरेस्टेड हो। अब सवाल ये आता है कि हमें इंडिया में निवेश करना चाहिए कि यूएस में निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा कि इंडिया का मार्केट यूएस के मार्केट पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट पूरी दुनिया का मार्केट यूएस के मार्केट पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी या नंबर 1 करेंसी है। तो आपने देखा होगा कि 2008 में जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी, वो किस वजह से आई थी? वो यूएस में बैंकों ने घपले कर दिए थे, सब प्राइम मॉर्गेजेस देके, सब प्राइम लोन्स देके, उसकी वजह से गिरावट आई थी। यूएस के बैंक्स काफ़ी सारे बर्बाद हो गए। इंडिया की कोई गलती थी? नहीं थी। लेकिन इंडिया में गिरावट आई? जी बिल्कुल आई। इनफैक्ट उतनी गिरावट आई जितनी कि यूएस मार्केट्स में आई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंडिया के मार्केट हेविली डिपेंडेंट है यूएस के मार्केट पे। तो आप जो भी पोर्टफोलियो बनाएं वो आप इस बात को ध्यान में रख के बनाएं। मैंने भी यही किया है कि मैं टेक स्टॉक्स हर जगह पे जाके इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं एफएमसीजी हर जगह पे जाके इन्वेस्ट नहीं कर रहा। जहाँ पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में लगती हैं मैं वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ। जहाँ पे मुझे अच्छी टेक की अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में दिखती है, मैं यूएस में जाके इन्वेस्ट करता हूँ। तो अब चौथा पॉइंट आता है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। तो पहले तो आपको एक पाई इमेजिन करनी चाहिए। तो पाई क्या होती है? पाई ऐसा होता है, कुछ पिज्ज़ा जैसी दिखती है। इसको आप एटलीस्ट 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दें और किसी भी सेक्टर में 25 से 30% से ज़्यादा पैसा ना लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये वाली पाई आपकी फाइनेंस की पाई है, फाइनेंस की पाई है, तो इसमें आप 25 से 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा टोटल ना लगाएं। और हर एक स्टॉक में आपको कितना लगाना है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 5,000 से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो इन टोटल आप कितने स्टॉक्स खरीद सकते हो? आप 6 स्टॉक्स खरीद सकते हो। एक सेक्टर आप एफएमसीजी का बना सकते हो, एक सेक्टर आप
मिसलेनियस या जो अपॉर्चुनिस्टिक शेयर्स हैं उनका बना सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा सेक्टर रोटेशन का। जैसे अभी हाल फिलहाल जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी पिटा पिटाया है, उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए पिट गया बैंकिंग सेक्टर एंड बिल्कुल बर्बाद हो गए HDFC बैंक, ICICI बैंक। वो भी रिटर्न देंगे आगे चल के, मुझे नहीं पता कब देंगे, कभी भी दे सकते हैं, उसका एस्टिमेट कोई नहीं लगा सकता, लेकिन हमेशा मार्केट में सेक्टर रोटेशन चलती रहती है। जैसे 2020 के आसपास टेक स्टॉक्स ने इतनी रैली दी, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ग्रो कर गए। फिर आपने अभी देखा होगा कि IT सेक्टर की पिटाई होनी शुरू हो गई इंडिया में। अब आपको बेनिफिट कैसे लेना है इस सिचुएशन से? आपको बेनिफिट ऐसे लेना है कि जब सेक्टर की पिटाई हो रही हो या हो चुकी हो तब आप खरीदें उस सेक्टर को। जब सेक्टर भाग रहा हो तब कृपया करके ना खरीदें। और अगर आप वो 10-15% वाला रूल जो मैंने आपको डिस्काउंट प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी, आप उसको फॉलो करते रहें। अब चलते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ कि अक्षर ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना हम शुरू करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पैसा डाल भी सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्काउंट प्रिंसिपल भी फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमारा जो बचा हुआ पैसा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए का टारगेट है अपना पोर्टफोलियो बनाने का, आज की मार्केट को देखते हुए हम सिर्फ 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाए। अब 60,000 बचे, अब उन 60,000 का हम क्या करें? तो 2 ऑप्शन है आपके पास। पहली चीज़ ये कि आप उनकी FD करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स का फंड आता है, आप उसमें डाल दो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लिक्विड पैसा होता है। लिक्विड पैसे का मतलब कि आप आराम से FD तोड़ के, अगर मार्केट सर्कमस्टांस अच्छे बनते हैं, आपकी नज़र में कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं, आप FD तोड़ के वो पैसा कन्वर्ट कर लो इक्विटीज़ में। अब आप बोलोगे कि मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मुझे तो FD पे 6% मिलता है, स्टॉक मार्केट में तो 15% मिलता है। तो कृपया करके मैक्सिमलिस्ट ना बने। मैक्सिमलिस्ट का मतलब कि यार हम खेलेंगे तो 100 रन बनाएंगे या हम खेलना ही छोड़ देंगे। तो ऐसे क्रिकेट नहीं खेला जाता। आप जाके पिच पे बैटिंग करते हो, हर बॉल को केयरफुली खेलते हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उस पर आप बल्ला घुमा के रन बनाने की कोशिश करते हो। आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव नहीं पकाते रहते। सिमिलरली आपको स्टॉक मार्केट में भी ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं। आपको सिंपल सा जो भी मार्केट सर्कमस्टांस चल रही है, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उस हिसाब से जितना पैसा लगा सकते हो आप लगा दो। ये सिंपल सा मैसेज है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक नया चैनल है, आपके सपोर्ट के लिए मैं कृतज्ञ रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।